सबसे पहले बात करेंगे एसआई भर्ती पेपर लीक मामले की, जिसमें सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरपीएससी चेयरमैन और एसओजी के एडीजी को तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की पीठ ने कहा कि अब तक की जांच से साफ हो गया है कि पेपर लीक हुआ है। अगर एसआई भर्ती का पेपर बाहर आ गया तो भर्ती जारी कैसे रह सकती है। तो वहीं कोर्ट के रुख पर सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे एएजी ने कहा कि हम फैसले से पहले पूरी जांच करना चाहते हैं। अब मामले की अगली सुनवाई कल यानी कि मंगलवार को होनी है। आरपीएससी चेयरमैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे, जबकि एसओजी प्रमुख वीके सिंह कोर्ट में पेश होंगे। बता दें कि पेपर लीक के बाद सामने आने के बाद लंबे समय से एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग उठ रही है। सत्ता पक्ष से लेकर अन्य दलों के भी लोग भर्ती को रद्द करने के पक्ष में हैं। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने तो संसद में भी एसआई भर्ती का मुद्दा उठाते हुए इसे रद्द किए जाने की मांग की थी। भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी लगातार ही एसआई भर्ती पर बयानबाजी कर रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं, अब इस पर सस्पेंस बरकरार है। एसआई भर्ती परीक्षा की जांच कर रही एसओजी की टीम पेपर लीक मामले में अब तक करीब 90 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है, जिसमें 50 के करीब ट्रेनी एसआई भी हैं। तो वहीं एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें कि ईडी की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। एसआई भर्ती प्रकरण में ईडी ने केस दर्ज किया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जानकारी दी है। कोर्ट ने आरडी रस्तोगी को न्याय मित्र नियुक्त किया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी हुई बता रहे हैं। आज का दिन एसआई भर्ती पेपर लीक को बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट की तरफ से आपने देखा किस तरह से सख्ती हुई है और अब यह खबर मिल रही है कि इस बड़े पेपर लीक मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है। एसआई भर्ती प्रकरण में ईडी ने केस दर्ज किया है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इस बारे में तफ्तीश से जानकारी दी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने आरडी रस्तोगी को न्याय मित्र नियुक्त किया। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बिना देरी के सीधे रुख कर रहे हैं सौरभ का। सौरभ, जरा तफ्तीश से बताइए ईडी की एंट्री के आधार क्या रहे इस बड़े भर्ती प्रकरण मामले में, जिसको लेकर राजनीति भी हमने देखी है। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में हुआ यह है कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने न्याय मित्र जो है वो बनाया था एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी को, और उनको जब ये न्याय मित्र बनाया गया था तो अब आज उस जनवरी के बाद अब जो है वो सुनवाई हुई। तब आरडी रस्तोगी ने ये सूचित किया हाईकोर्ट को कि वो न्याय मित्र जो है वो नहीं बन सकते, क्योंकि ईडी ने इस मामले में जो है वो जांच शुरू कर दी है और ईडी की ओर से उनको जो है वो पैरवी करनी होगी। इस लिहाज से अब वो इस मामले में न्याय मित्र जो है वो नहीं रह सकते। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो आरडी रस्तोगी द्वारा जानकारी दी है। आरडी रस्तोगी ने बताया कि उन्हें ईमेल द्वारा जो है वो ईडी ने ये सूचित किया है कि इस मामले में वो जांच जो है वो शुरू कर रहे हैं। दरअसल आज महत्वपूर्ण सुनवाई इस लिहाज से थी क्योंकि पिछली बार जो है वो राज्य सरकार ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आज जब ये सुनवाई हुई है तो कोर्ट ने आरपीएससी चेयरमैन को जो है वो तलब किया है। वीसी के जरिए कल दोपहर 2 बजे जब ये सुनवाई होगी तो आरपीएससी चेयरमैन जो है वो शामिल होंगे, साथ ही जो जांच अधिकारी हैं उनको भी हाजिर रहने का कहा गया है। साथ ही कैबिनेट सब कमेटी और जो एजी की राय थी और एसओजी की जो सिफारिश थी उसका भी रिकॉर्ड जो है वो हाईकोर्ट ने तलब किया है। तो अब कुल मिलाकर ये जो केस है ये करोड़ों उन एस्पिरेंट से है जिन्होंने इस पेपर को अटेम्प्ट किया था, हालांकि वो क्रैक नहीं कर पाए। उन अभ्यर्थियों से भी है जिन्होंने क्रैक किया और वो ये मांग भी करते हैं कि रद्द नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर को क्रैक किया है। लेकिन इस सब के बीच में कोर्ट जिस तरह से सख्ती दिखा रहा है, जिस तरीके से आज सुनवाई हुई, जो दलीलें पेश की गई हैं सरकार की तरफ से, चाहे कोर्ट के जो आदेश रहे हों, और महत्वपूर्ण बात यह कि ईडी की भी एंट्री हो गई और सभी लोग जानते हैं कि फाइनेंशियली एस्पेक्ट जब यहाँ पर आता है तब ईडी की एंट्री होती है, हवाला का जब मामला आता है तब ईडी की एंट्री होती है। यानी कुल मिलाकर आगे आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, यानी कि माना जाए कि और भी बड़े राज खुल सकते हैं इसमें। सौरभ, आपको ऑडियो मिल रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए एसओजी जिस प्रकार की जांच कर रही थी और उसमें साफ तौर पर ये सामने आ गया था कि बड़ा लेन देन जो है वो इसमें हुआ है और इसी कारण से ईडी की एंट्री जो है वो इस मामले में हुई है। जब पैसों का मामला सामने आता है तब जो है वो ईडी की एंट्री होती है। लेकिन अब चूंकि जिस प्रकार से ईडी की जांच अब शुरू होने जा रही है और राज्य सरकार जिस प्रकार के जवाब जो है वो पेश कर रही है, ये भी सामने आया आज हाईकोर्ट की सुनवाई में कि जो ट्रेनी आईएएस इस मामले में लिप्त रहे उनको बर्खास्त जो है वो राज्य सरकार करना चाहती है, तो अब उन पर भी एक्शन जो है वो होने वाला है। तो अगले कुछ दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण जो है वो होने वाले हैं। कल दोपहर 2 बजे फिर से जो है वो हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो। सौरभ, कल जब 2 बजे सुनवाई होगी तो कल क्या कुछ होने वाला है, जरा ये भी दर्शकों को बताइए। ये भी हो सकता है कि राज्य सरकार उन ट्रेनी एसआई के नाम जो है वो दे कोर्ट में जिनको वो बर्खास्त करना चाहती है, यानी उनको उन आरोपियों को जो इस पूरी भर्ती परीक्षा में कह सकते हैं कि षड्यंत्र करके जो है वो शामिल हुए हैं, उनका नाम जो है वो हाईकोर्ट में रखा जा सकता है राज्य सरकार द्वारा और उसके बाद उनको उनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई जो है वो राज्य सरकार बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बहुत बड़ी लीड आपके हाथ लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल एक और बड़ी परीक्षा की हम बात कर लेते हैं, रीट की बात कर लेते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट 2024 का आयोजन 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में होना है। परीक्षा में डमी अभ्यर्थी पर अंकुश लगाने के लिए कैंडिडेट्स का फेस रिकॉग्निशन होगा और अंगूठा निशान भी लिया जाएगा। इसके लिए बोर्ड प्रशासन ने तैयारी भी कर ली है। आपको बता दें कि परीक्षा के लिए कुल 14,29,822 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। इसमें लेवल 1 के लिए 3,86,625 और लेवल 2 के लिए 9,68,501 आवेदन आए थे। परीक्षा के लिए 1,750 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा समन्वयक कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि बोर्ड की ओर से परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए तैयारी की जा रही है। आवेदन पत्र में लगाई गई फोटो का सेंटर पर लाइव फोटो मिलान के लिए फेस रिकॉग्निशन भी होना है। आगामी कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती के लिए कैंडिडेट्स की अंगूठे निशान लिया जाएगा। इससे डमी कैंडिडेट्स पर अंकुश लगेगा। कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि परीक्षार्थी सामान्य पैंट शर्ट और चप्पल में परीक्षा देने आ सकते हैं। सभी 41 जिलों पर रीट परीक्षा के परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। परीक्षा संचालन समिति, जिला परीक्षा संचालन समिति द्वारा जो केंद्र देख करके उनका भौतिक निरीक्षण करके और जो सूचना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दी गई है उसके अनुसार लगभग 1750 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से रीट परीक्षा 2024 का आयोजन कराया जा रहा है। आगामी 27 और 28 फरवरी को यह परीक्षा 3 पारियों में आयोजित होगी। इसे लेकर प्रदेश में 1750 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। इस परीक्षा में 14,29,000 से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। ऐसे में तमाम परीक्षार्थियों को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच इस परीक्षा का आयोजन होगा। इसमें इस बार बायोमेट्रिक से एंट्री दी जाएगी, साथ ही फेस रिकॉग्नाइजेशन का इस्तेमाल भी किया जाना है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे भी तैनात किए जाएंगे। इस परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अलर्ट मोड पर है और चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रखी जाएगी। साथ ही रोजाना इसे लेकर बैठक आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा को लेकर ड्रेस कोड का भी निर्धारण किया जाना है। फिलहाल सामान्य रूप से जो ड्रेस कोड रहने वाला है उसी पर ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगामी दिनों में ड्रेस कोड को लेकर भी निर्णय किया जाएगा। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर। और राजसमंद जिले के देवगढ़ पंचायत समिति में पुस्तकों की खरीद में भ्रष्टाचार का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब इस मामले में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को भी गुमराह करने के आरोप लग रहे हैं। देवगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान और वित्त एवं कराधान समिति अध्यक्ष गिरिलाल गुर्जर ने पुस्तकों की खरीद मामले में फर्जी तरीके से प्रस्ताव लाने का आरोप लगाते हुए पुलिस उप निरीक्षक यानी महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर में शिकायत की है। देवगढ़ पंचायत समिति में पुस्तक खरीद का मामला। समिति के उप प्रधान ने एसीबी से की शिकायत। पुस्तकों की खरीद मामले में फर्जीवाड़े का आरोप।
पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने आरोपों से किया इनकार। मेरे पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है और ठीक प्रकार से जो नियमों में प्रावधान था उस हिसाब से पुस्तकों का क्रय किया गया है और नियमानुसार क्रय की जा सकती थी। देवगढ़ पंचायत समिति में पुस्तकों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जवाब दे चुके हैं कि किताबों की खरीद में कोई अनियमितता नहीं हुई, लेकिन देवगढ़ उप प्रधान और वित्त एवं कराधान समिति अध्यक्ष गेहरीलाल गुर्जर का आरोप है कि फर्जीवाड़ा हुआ है और इस बाबत उन्होंने एसीबी में शिकायत करते हुए कहा कि उनके सामने बैठक में पुस्तकें खरीदने का प्रस्ताव नहीं आया। गेहरीलाल गुर्जर का आरोप है कि विकास अधिकारी और प्रधान ने मिलीभगत कर बैठक के बाद फर्जी तरीके से प्रस्ताव पारित किया। पंचायत समिति देवगढ़ के अंदर जो पुस्तकें खरीदने का जो भ्रष्टाचार का मामला वो सही है एवं 20/9/2024 को हमारी वित्तीय एवं कराधान समिति की बैठक हुई, उसमें हमारे सभी सदस्य मौजूद थे, मैं भी उसमें मौजूद था, लेकिन इस पुस्तक के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई, न कोई प्रस्ताव लाया गया था, न किसी प्रकार का बिल लाया गया था हमारे सामने, जो कि ये बिल्कुल फर्जी है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर विधायक हरि सिंह रावत की तरफ से विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था, जिसके जवाब में मंत्री मदन दिलावर ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया। लेकिन देवगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान का आरोप है कि पंचायत समिति द्वारा 14 अगस्त 2024 को एक कार्यादेश जारी किया गया, जिसमें जेएमबी डिस्ट्रीब्यूटर जयपुर को स्कूलों की लाइब्रेरी में बाल साहित्य और अन्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए लिखा गया। पंचायत समिति देवगढ़ के रिकॉर्ड के मुताबिक इसके लिए वित्त एवं कराधान स्थायी समिति की बैठक में 20 सितंबर 2024 के प्रस्ताव संख्या 101 में प्रस्ताव लेकर पुस्तकें खरीदने के लिए सर्वसम्मति से लिया जाना बताया गया। गेहरीलाल गुर्जर का आरोप है कि वो खुद वित्त एवं कराधान स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि इस तरह का प्रस्ताव समिति की बैठक के दौरान नहीं लिया गया और न ही इन पुस्तकों के बिल का अनुमोदन किया गया। इससे साफ है कि ये प्रस्ताव बैठक खत्म होने के बाद बिना समिति के सदस्यों की जानकारी के लिया गया, जो कि गैर कानूनी और नियमों के खिलाफ है। और अभी जो विधानसभा में अधिकारी ने जो उत्तर दिया है वो बिल्कुल गलत है। मैंने इस कार्रवाई हेतु सही तरीके से कार्रवाई करने हेतु में सीएम साहब एवं मंत्री जी को पत्र लिखा है, उसकी कार्रवाई की जाए। हालांकि पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने जवाब में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से इनकार किया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब दस्तावेजों के आधार पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, तो फिर मंत्री जी को गुमराह कौन कर रहा है। उधर उप प्रधान गुर्जर ने इस प्रकरण में उच्च स्तर की जांच कमेटी बनाकर जांच करवाने और कानूनी और विभागीय कार्रवाई कराने की मांग की है। उप प्रधान ने इस मामले में मुख्यमंत्री, पंचायत राज्य मंत्री को भी पत्र लिखकर जांच की मांग की है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडे की रिपोर्ट। और इस बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। बहुचर्चित एकल पट्टे मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को अनुमति नहीं दी। ट्रायल कोर्ट से निगरानी याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी गई है। शांति धारीवाल की ओर से प्रार्थना पत्र वापस लेने का अनुरोध किया गया था। शांति धारीवाल के ऑब्जेक्शन पर अब राज्य सरकार जवाब देगी। अलग अलग पक्षकारों की ओर से 6 प्रार्थना पत्र भी पेश किए गए। मामले में अब 19 मार्च तक अगली सुनवाई है, यानी कि 19 मार्च को अब अगली सुनवाई इसमें होगी। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की विशेष एकल पीठ ने ये बड़े आदेश दिए हैं। ये पूरा मामला बहुचर्चित एकल पट्टा मामले से जुड़ा हुआ है। प्रदेश सरकार को इस मामले में हाईकोर्ट ने अनुमति नहीं दी है। ट्रायल कोर्ट ने निगरानी याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी। आपको बता दें कि शांति धारीवाल की ओर से प्रार्थना पत्र वापस लेने को लेकर विरोध किया गया था। शांति धारीवाल के ऑब्जेक्शन पर ही अब राज्य सरकार को जवाब भी देना होगा। अलग अलग पक्षकारों की ओर से 6 प्रार्थना पत्र भी पेश। मामले में अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की विशेष एकल पीठ ने ये बड़े आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे हैं। उन्होंने राशमी उपखंड के मातृकुंडिया में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री दोपहर मातृकुंडिया हेलीपैड पहुंचे। वहां से देव दर्शन करने के बाद जाट महासभा की श्री पशुपतिनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अखिल मेवाड़ क्षेत्रीय जाट समाज महासभा को संबोधित भी किया। इस दौरान काफी भीड़ भी देखने को मिली। उन्होंने मातृकुंडिया को धार्मिक पर्यटन सर्किट से जोड़ने को लेकर अपने कामों को भी गिनाया।
रूप से ये बहुत अच्छा स्थान है और इस स्थान की पहचान बने। हमारी सरकार इसके लिए भी काम करेगी कि इसको किस तरह से इस पवित्र स्थान को धार्मिक पर्यटक में जोड़ करके इसका विकास हो, जिससे यहाँ के लोगों का उसका फायदा हो। हमने पहले ही साल में कहा था कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हमने 60,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, क्योंकि हमारा बजट जुलाई में आया था। अभी जुलाई में 1 साल होने वाला है हमारा, तो 15,000 हम अगले महीने देने वाले हैं। बची कुची हम 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे, 1 साल में देंगे युवाओं। और चाहे हमारा यमुना जल समझौता हो या हमारी देवास स्कीम हो, जो आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता है, आधा अरब सागर की तरफ जाता है, उसको देवास स्कीम के माध्यम से, एनीकट के माध्यम से और उसमें टनल के माध्यम से वो पानी आपके इस मातृकुंडा बांध के माध्यम से पूरे राजस्थान को पानी मिले, ये भी व्यवस्था हमने की है, जिससे वो पानी यहाँ आ सके। कि हमारे किसान को बिजली अगर मिलेगी तो हमारी सिंचाई ठीक प्रकार से होगी। इसलिए हमने आते ही 2,24,000 करोड़ रुपए के हमने MOU किए। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई और बहनों, जो हमने आपसे वायदा किया है कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे, 2027 तक किसान को बिजली दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा के तनाव को कम करने के उपायों पर चर्चा की है। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट शामिल हुए। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से टीवी, रेडियो से लेकर सोशल मीडिया के जरिए देश भर में स्टूडेंट्स जुड़े हैं। जयपुर के कावेरी पथ मानसरोवर स्थित राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सहभागिता निभाई। इस कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, जिसको लेकर लगातार संग्राम छिड़ा हुआ है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर संभाग और नीमका थाना जिले की बहाली को लेकर बड़ा बयान दिया है। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को बहाल किया जाएगा। सरकार ने राजनीतिक द्वेष के कारण जिलों को खत्म करने का काम किया। दरअसल डोटासरा सीकर कोर्ट परिसर के बाहर अभिभाषक संघ द्वारा चलाए जा रहे क्रमिक अंचर पर पहुंचे थे और उसी दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कर्मी कंसन हमारे 5 अधिवक्तागण का चल रहा है और इस संघर्ष को और तेजी के साथ में हम आगे बढ़ाएंगे और हमारा हक जो शेखावाटी का है वो हक लेकर के रहेंगे। सीकर पुणे संभाग इनको करना पड़ेगा, नीमका थाना को जिला बनाना पड़ेगा। अन्य जिले भी प्रदेश में और जो संभाग खत्म किए गए उनके लिए भी मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे पार्टी की तरफ से जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि मुद्दा जोशों से सदन के अंदर भी डोटासरा ने उठाया था। बहरहाल शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया है। जयपुर में दोनों निगम के एकीकरण और वार्ड संख्या कम करने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। जयपुर जिला कलेक्टर पर यह जोरदार प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जो कि दोपहर 2 बजे तक जारी रहा। वहीं प्रदर्शन के बाद जयपुर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। जयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी, तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची। नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर को एक करने की कवायद चल रही है, ये गलत है। इसको लेकर हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। आने वाले दिनों में बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है।
राजधानी जयपुर के अंदर नगर निगम के जो एकीकरण की और वार्डों की संख्या कम करने की तैयारी नई सरकार कर रही है, क्योंकि ये फैसला पिछली कांग्रेस सरकार का था। उस दौरान 2 निगम बनाए गए थे, वार्डों को बढ़ा दिया गया था। तो लगातार कांग्रेस इस मामले का विरोध कर रही है और आज ग्राउंड जीरो पर उतर गई है। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जयपुर जिला जो कांग्रेस है उसकी पूरी टीम यहाँ पर आ गई है, लगातार विरोध कर रही है। ग्राउंड जीरो पर आकर के ये मांग की जा रही है कि इस तरीके से जो है वार्डों का एकीकरण, दोनों निगमों का समायोजन नहीं किया जाना चाहिए। ये बात सत्ता के विकेंद्रीकरण की जब की जाती है तो छोटे वार्ड होना जरूरी है। और अभी जो साधारण सभा हुई उसमें आपने भी देखा कि सिर्फ एक ग्रेटर नगर निगम था, उसमें मात्र 150 वार्ड थे। उस 150 वार्डों का भी इनको समय से विकास नहीं हो पाया। इनके खुद के पार्षदों ने किस तरीके से आरोप लगाए वो आपने और हमने देखे। इनकी आंतरिक कलह की वजह से ये जयपुर की जनता परेशान हो रही है। मुझे लगता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और 2 नगर निगम बने रहने चाहिए। आप लोगों ने निगम में भी तगड़ा हंगामा किया। जी देखिए, आज की तारीख में जयपुर की जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है और 250 वार्डों से जब ये 150 करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में जयपुर के विकास को लेके कोई ना कोई संशय है। ये चाहते नहीं कि जयपुर की जनता के काम हो। और हमारी सरकार का विजन ये था कि छोटी से छोटी इकाई बने जयपुर नगर निगम की, ताकि आम जनता को सहूलियत मिले और उनकी जो समस्या है वो ऊपर तक आराम से पहुँचे, अफसरों तक पहुँचे और लोगों का समस्याओं का निराकरण हो। कांग्रेस पार्टी ने के अंदर 2 नगर निगम इसलिए बनाए थे जिससे कि आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिला है। जो लोग परेशान होते थे उनकी परेशानी दूर हो। ये इनकी कंट्रोवर्सी है कि 2026 के अंदर जब विधानसभाएं बढ़ रही हैं, जब ये जो पार्षद हैं उनको कम कर रहे हैं, 250 से 150 करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल इनका उल्टा तरीका है। होड़ लग जाए करप्शन की तो सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हो आप। जयपुर में 2 नगर निगम है, छोटे वार्ड है और इतना जबरदस्त इस 1 वर्ष में जितना करप्शन हुआ है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि 7 करोड़ रुपए की रोज की बजरी बीसलपुर से निकाल रहे हैं और बीजेपी के नेता निकाल रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों में दम है, मैंने पता किया, जांच की, आरोप बिल्कुल सही है। और बीजेपी के नेता बजरी निकाल रहे हैं, खुलेआम खेल हो रहा है, करप्शन हो रहा है। 7 करोड़ रुपया खा रिया है। पहले HSRP नंबर प्लेट में खा गए, बजरी में खा गए, दारू में खा गए, सब में खा गए। तो जब सिर्फ भ्रष्टाचार होगा तो अब तो 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया राजस्थान में और मुख्यमंत्री जी विधानसभा में धमकी दे रहे हैं कि मुझे इलाज करना आता है। क्या इलाज करोगे? गुंडागिर्दी करोगे क्या? भाई साहब ये तो मत करो। आप मुख्यमंत्री, आप शासन की बात करो। और अब श्री गंगानगर के इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने महापड़ाव शुरू कर दिया है। घरसाना उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों के महापड़ाव को समर्थन देने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताया है। गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि जब पोंग डैम में पानी का स्तर 1308 फीट है तो ऐसे में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 1 फरवरी से ही सिंचाई पानी की आपूर्ति क्यों बंद की गई। गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार की नीयत खराब है और यही वजह है कि किसानों को सिंचाई पानी के लिए महापड़ाव पर बैठना पड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री वजला शर्मा से मामले में हस्तक्षेप करने और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से हटाते हुए किसानों को तुरंत प्रभाव से सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने महापड़ाव शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें पानी सिंचाई के लिए नहीं मिलता है तब तक उनका महापड़ाव जारी रहेगा। इस बीच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समर्थन देने के लिए किसानों के साथ यहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी नजर आए हैं। दरअसल इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना के तहत जो पानी मिल रहा है वो सिर्फ पीने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर किसानों का कहना है कि सिंचाई के लिए उन्हें दिक्कत आ रही है, लिहाजा इस परियोजना के जरिए उन्हें खेतों तक भी पानी चाहिए और इसी मांग को लेकर महापड़ाव पिछले कई दिनों से किसान शुरू कर चुके हैं और ऑफिशियली हालांकि उनका महापड़ाव आज से शुरू हुआ है। लिहाजा आज के खास दिन किसानों के लिए, साथ ही किसानों ने मांग ये की है कि पड़ाव तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे सरकार और प्रशासन नहीं मांग लेती है। उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर सैकड़ों की संख्या में किसान धरने पर बैठ गए।
किसानों के महापड़ाव को समर्थन देने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी पहुंचे हैं। उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही उन्होंने सरकार पर इस दौरान निशाना भी साधा, कहा कि किसान विरोधी है। गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि जब पौंग डैम में पानी का स्तर 1308 फीट है तो ऐसे में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से क्यों आखिर के सिंचाई का पानी नहीं दिया जा रहा। देखो, ये जो आंदोलन आज हो रहा है ये मजबूरी के अंदर राजस्थान की सरकार ने करवाया है, क्योंकि इस बार डैम की पोजीशन अच्छी नहीं थी। तो किसानों ने सितंबर के महीने में सरकार से रिक्वेस्ट की थी, प्रदर्शन भी किए थे, धरने भी किए थे और कहा था कि अक्टूबर में 2 बारियां जो है सिंचाई पानी दे दिया जाए ताकि किसान कम बारीक पानी की जो फसल है सरसों उसकी बिजाई करे। लेकिन सरकार ने हर दरमिता करते हुए अक्टूबर के महीने में किसानों को 2 बारियां ना देकर 1 बारी अक्टूबर में और 1 नवंबर में दी। इसकी वजह से मजबूरी में किसानों को गेहूं और सरसों दोनों की फसल बीजनी पड़ी। हमारा जो प्रोग्राम है आज का वो राजस्थान की सरकार से सिंचाई पानी लेना है। 1307 फुट आज डैम के अंदर पानी है। डैम को 1380 फुट तक ले जा करके और 2 बारी पानी उपलब्ध करवाए। अगर सरकार ऐसा काम 5 बजे तक चीफ आकर के और घोषणा करता है तो ठीक है, अन्यथा संयुक्त मोर्चा की बैठक करके अगला कड़ा प्रोग्राम देंगे और राज्य को झुका करके पानी लेंगे। जिस तरह से हमने 2003 और 4 के अंदर राजस्थान की सरकार वसुंधरा सरकार को झुका करके लिया था और 2021-22 के अंदर जब गहलोत की सरकार थी, बिगड़ेल चीफ इंजीनियर विनोद मित्तल जो कह रहा था 2.5 बारी मिलेगी उसको हटवाया, वह 6 बारियां ली। उसी तरीके से हम यहाँ पर सिंचाई पानी लेकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर गड़साना एसडीएम कार्यालय के बाहर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू कर दिया है। किसानों के अनिश्चितकालीन महापड़ाव को समर्थन देने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल और अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक भी महापड़ाव में शामिल होने पहुंची हैं और किसानों की मांग को जायज बताते हुए राजस्थान सरकार से सिंचाई पानी की मांग कर रहे हैं। 1 फरवरी 2025 से जिस तरह से आईजीएनपी में सिंचाई पानी की आपूर्ति बंद की गई है, साथ ही साथ फरवरी में जिस तरह से तापमान में एकाएक बढ़ोतरी हुई है, उससे खेतों में खड़ी रबी की फसल गेहूं, जौ, चना और सरसों के पकाव पर संकट खड़ा हो गया है। किसानों का कहना है कि यदि उन्हें जल्द ही पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी नहीं मिला तो लाखों हेक्टेयर में खड़ी रबी की फसल पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। ऐसे में देखना यह होगा कि राजस्थान सरकार सिंचाई पानी की मांग कर रहे किसानों की मांग कम मानती है और गड़साना एसडीएम कार्यालय के बाहर चल रहा ये किसानों का अनिश्चितकालीन महापड़ाव कब समाप्त होता है। अशोक शर्मा, न्यूज 18, श्री गंगानगर। नए साल 2025 की शुरुआत होते ही सोने के दाम आसमान पर चढ़ गए। सोना भाव के मामले में इस साल करीब 10 नए रिकॉर्ड बना चुका है और ये लगातार जारी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने के दाम आगे भी बढ़ने के आसार हैं। सोने की कीमतों और अन्य पहलुओं पर गोल्ड प्राइम एक्सपर्ट और इन्वेस्टमेंट गुरु सुनील दत्त गोयल ने जानकारी दी है। सोना सिर्फ महिलाओं की ही पसंद नहीं है, ये इन्वेस्टर्स की भी बड़ी पसंद है और ये आज से नहीं सदियों से एक इन्वेस्टमेंट का मोड रहता आया है। इसका कारण अभी पिछले दिनों पिछले 2 हफ्ते से लगातार सोना जो है वो लगातार ऑल टाइम हाई अपना तोड़ता जा रहा है, रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। तो मेरे साथ हैं सुनील दत्त गोयल जो इन्वेस्टमेंट गुरु हैं, जो सभी तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। उनसे सोने के बारे में पूछते हैं कि सोना इतनी जो रैली कर रहा है उसके पीछे क्या कारण है। जी देखिए, पिछले 2 महीने से सोने में खास तेजी आने की वजह तो ये रही कि चूँकि अमेरिका में इलेक्शन जब हुए तो इलेक्शन से कुछ दिन पहले, 4 दिन से पहले ट्रंप साहब ने अपने बड़े अलग अलग डिफरेंट तरीके के स्टेटमेंट दिए। कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ को लेकर दिया, कनाडा को लेकर के दिया, तो लोगों में बड़ी उथल पुथल सी हो गई कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो गोल्ड एक फिएट बनी है, उनको डर लगता है बाकी देशों को कि अगर डॉलर से कोई प्रॉब्लम हुई तो हम कहाँ बचेंगे। गोल्ड हर जगह एक्सेप्टेबल है, डॉलर की प्राइस से गोल्ड हमेशा मैच करता है, तो उनको गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करना बहुत इजी है। दूसरा, जितनी भी वर्ल्ड की बैंकें करेंसी छापती हैं उनके लिए गोल्ड का रिज़र्व करना ज़रूरी है। जब तक उनके पास गोल्ड का रिज़र्व नहीं होगा वो करेंसी को नहीं छापेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो मनी इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है। इन्फ्लेशन आएगा तो उस पर्टिकुलर कंट्री में गोल्ड के दाम बढ़ जाएंगे, तो बैंक के नुकसान में आएंगी, सरकार नुकसान में आएगी। तो उन सब से बचने के लिए हर देश की सरकार सबसे पहले अपना
जो एक कहते हैं ना स्टॉक को पूरा करना है, कोटा पूरा करना है, वो गोल्ड की वजह से कोटा पूरा करना है। ऑर्नामेंट्स के हिसाब से अगर देखें, आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा अभी हो गया है शादियों में, और जो अपने सांस्कृतिक कल्चरल जो कार्यक्रम हैं या बाकी जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से गोल्ड काफ़ी महंगा चल रहा है। तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, गोल्ड है बिल्कुल महंगा उनके परिप्रेक्ष्य में, जिनकी शादियां हैं, जिनको मजबूरी में या जिनकी कोई कमिटमेंट की वजह से परचेज करना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है साहब। अगर उसको आधा किलो गोल्ड लेना है तो 400 ग्राम लेगा, 400 ग्राम लेना तो 300 ग्राम लेगा। गोल्ड तो लेगा शादियों में साहब, कि हिंदुस्तानी शादियों में गोल्ड खरीदना कल्चर है, रस्म है, और वो उसकी एक वैधानिक रस्म मान लो, धर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, अदरवाइज भी। तो गोल्ड लेना उसकी मजबूरी, चाहे वो ज्वेलरी के फॉर्म में ले, चाहे वो उसके टुकड़े के फॉर्म में ले, गोल्ड उसके घर में रहेगा साहब, कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये थे सुनील दत्त गोयल, जो इन्वेस्टमेंट गुरु हैं, और बता रहे थे कि गोल्ड जो है हमेशा से एक बहुत ज़्यादा अहम जो है इन्वेस्टमेंट का साधन बना रहा है हमेशा से, और ये आगे भी बना रहेगा। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। खबर कोटा से ले रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक से परेशान एक परिवार ने आत्महत्या की चेतावनी दे डाली। कल कोटा में सीएम भजलाल को भी ज्ञापन सौंपकर आत्महत्या की परमिशन देने की मांग की गई थी। विधायक और खान मालिक पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए, साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने और खुद की जमीन पर मकान नहीं बनाने देने के आरोप भी लगाए। ना किसी का मकान बनने से मैंने रोका। मुझे ये जानकारी जरूर है, क्योंकि मेरे पड़ोस में मकान बन रहा है, उस पर लिखा हुआ है कि 2020 पर उस पर स्टे, कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। तो आप पे क्यों आरोप लगा स्टे का? ये मुझे लगता है राजनीतिक द्वेषता से मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, इसके अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता। ये मकान मैंने और मेरे मम्मी पापा ने खरीदा था, तो ये मेरे मम्मी पापा यहाँ बना रहे थे। मैंने इसमें 60 लाख का लोन भी ले रखा है और ड्राइंग के हिसाब से बना रहा था, परंतु अनिल रामडिया और ये राजेश सिंह भी ये बनाने नहीं दे रहे हैं मुझे मकान, और ये बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं मुझे और मेरे माँ बाप को प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरे माँ बाप के साथ बहुत बदतमीजी की, पुलिस वगैरह बुला के उनको पुलिस में लेके गए। जब मेरे चाचा जी ने छुड़ाने गए तो पुलिस को पैसे देके मेरे चाचा जी छुड़वा के लाए मेरे माँ बाप को, और 7 दिन के अंदर अंदर मेरे पापा ने दम तोड़ दिया, और उसके 12वें दिन मेरी मम्मी भी जा चुकी बेचारी। भरतपुर के बयाना उपखंड के गांव कोटीखेड़ा को ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। मदन राठौर ने किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस भेजा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। किरोड़ी लाल मीणा को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। मदन राठौर जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से किरोड़ी लाल मीणा को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। हालांकि और भी डिटेल हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस बाबत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जो अपनी ही सरकार में विपक्ष की भूमिका निभाते आए हैं, कई ऐसे बयान दिए जो सुर्खियों में रहे, और ऐसे बयान जिनको लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरता रहा। अब किरोड़ी लाल मीणा को लेकर एक और बड़ी खबर मिल रही है। किरोड़ी लाल मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हीं सरकार के मंत्री ने, यानी उन्हीं की सरकार के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री मदन राठौर ने किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस जारी किया है। और साथ ही खबर यह भी मिल रही है कि 3 दिन के अंदर उन्हें जवाब देना होगा। अब पूरा मामला जान लीजिए। फोन टैपिंग मामले को लेकर किरोड़ी को यह नोटिस भेजा गया है। दरअसल बड़ी टिप्पणी की थी किरोड़ी लाल मीणा ने, और उन्होंने कहा था कि मेरे फोन टैप हो रहे हैं, और इसी को लेकर ये बड़ा स्टेप है। बड़ा स्टेप किसने उठाया? शिक्षा मंत्री मदन राठौर, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से उठाया गया है। मदन राठौर शिक्षा जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने 3 दिन के अंदर जवाब मांगने की बात कही है। और फोन टैपिंग मामले को लेकर किरोड़ी लाल मीणा की, यानी कुल मिलाकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने ये आरोप लगाया था कि उन्हीं की सरकार में फोन टैप हो रहे हैं, और इसी को लेकर अब ये नोटिस भेजा गया है, कारण बताओ नोटिस, जिसमें कहा गया है कि 3 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए। और ये
नोटिस भेजा गया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की तरफ से। सुधीर हमारे वरिष्ठ संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, पहले चाहे डिप्टी सीएम हो या दूसरे कैबिनेट मंत्री हो, ये कहते रहे हैं कि इस तरीके की कोई बात नहीं है, लेकिन अब इस मामले को लगता है सरकार सीरियसली ले रही है और खुद बीजेपी संगठन की तरफ से, यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से नोटिस आना क्या बताता है? क्या कुछ कहा गया है कारण बताओ नोटिस को लेकर? देखिए, सरकार सीरियसली ले रही है या नहीं ले रही है ये अलग विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात है पार्टी बीजेपी का प्रदेश संगठन इसको सीरियस ले रहा है कि उन्होंने जिस तरह से फोन टेपिंग का मामला मीडिया में उजागर हुआ कि मेरी ही सरकार में मेरे फोन टेप हो रहे हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री पद से उनका इस्तीफा, फिर विधानसभा में उनका नहीं जाना, तमाम जो बातें लगातार मीडिया के हलकों में और पब्लिक के बीच चल रही थी, उनको शांत करने, विराम करने के लिए बीजेपी पार्टी की ओर से बड़े कदम के रूप में इसको देखा जा रहा है, जिसमें उनसे ये जवाब मांगा गया है कि आखिर क्या बात है कि ये बातें आ रही है, इनका 3 दिन में जवाब दो। इसके पीछे का अगर देखा जाए तो एक तरह से किरोड़ीलाल मीणा लगातार संगठन पे और सत्ता पर अपनी ही सरकार पर, अपनी ही संगठन पर हावी होते रहे हैं। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि जिस तरह से नोटिस देकर जवाब मांगा गया है, क्योंकि इस समय मदन राठौड़ दिल्ली में है, तो दिल्ली से ये जवाब मांगा गया है, तो कहीं न कहीं इसमें केंद्रीय नेतृत्व की कोई भूमिका तो नहीं है इस नोटिस में दिलवाने है। तमाम कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह है कि अब 3 दिन के अंदर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का इस पर क्या रिएक्शन रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर।